कल तक साबजी साबजी चिल्लाने वाला नेपाल अब भारत को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि अब से कुछ देर पहले नेपाल ने भारत सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबरें हैं। मतलब कह सकते हैं कि नेपाल अब अपनी हदों को भूल चुका है और भारतीय सीमा पर दावा ठोंकने के बाद अब वो हिंद की सेना से टकराने की सोच रहा है। लेकिन क्या ऐसा करके नेपाल गलती नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दें, साथ ही खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब से कुछ देर पहले नेपाल ने भारतीय सीमा पर फायरिंग की है और खबरें हैं कि फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद ये फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग शिकार बने और इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई है। ये घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी के जानकी नगर बॉर्डर की बताई जा रही है। अब सवाल इस बात का कि कल तक भारत का रोटी बेटी का संगी आज नेपाल इस कदर भारत का धुरविरोधी कैसे हो गया? तो इसका जवाब है चीन। इस वक्त नेपाल चीन के झूठ में इस कदर फंस चुका है कि उसने उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा जता दिया है और अपने नए राजनीतिक नक्शे में इन तीनों इलाकों को अपना हिस्सा बताया है। ये 3 इलाके हैं लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तो अपने देश की संसद में बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आया वायरस इटली और चीन से आए वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है और वो इसे किसी भी कीमत पर वापस लेकर रहेंगे और अगर भारत इससे नाराज भी हो जाए तो नेपाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भारत ने नेपाल की इस हरकत का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि ये इलाके नेपाल का हिस्सा हैं। भारत ने कहा है कि ये विवाद दोनों देशों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन नेपाल किसी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है और माना जा रहा है कि नेपाल ये सब चीन के इशारे पर कर रहा है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों वर्ष पुरानी अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया है। 2 मई को चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल CGTN ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया था। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और नेपाल इसे अपने सिर का ताज मानता है, लेकिन चीन की इस हरकत के बाद नेपाल ने इसके विरोध में एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन जब 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा के करीब लिपुलेख पास को कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर तुरंत आपत्ति जता दी और यह दावा किया कि भारत ने उसके इलाके में सड़क बनाई है। अब आप सोचिए कि चीन ने पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा ठोंक दिया तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा और भारत ने अपनी सीमा के अंदर एक सड़क बना ली तो नेपाल को यह बात पसंद नहीं आई। जानकारों का मानना है कि नेपाल ये सब चीन के इशारे पर कर रहा है, लेकिन चीन नेपाल को भारत के खिलाफ क्यों उकसा रहा है, इसे समझने के लिए पहले भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को जरा समझिए। भारत और नेपाल की सीमा करीब 1690 किलोमीटर लंबी है और इसके 98 से 99% हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है। लेकिन लिपुलेख पास और कालापानी जैसे कुछ इलाके हैं जिन्हें लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती रही है। भारत ने पिथौरागढ़ से लेकर लिपुलेख तक जो नई सड़क बनाई है उससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से यात्रियों के समय की बहुत बचत होगी और अब यह यात्रा पहले के मुकाबले बहुत छोटी हो जाएगी। लिपुलेख पास रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने का काम भी करता है। इसी लिपुलेख पास के जरिए भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से व्यापार होता आया है, लेकिन अब इस इलाके में भारत द्वारा सड़क बनाया जाना नेपाल को पसंद नहीं आ रहा। हैरानी की बात यह है कि भारत इस सड़क पर साल 2008 से काम कर रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में नेपाल ने इस प्रोजेक्ट पर कभी अपनी आपत्ति नहीं जताई। 2018 में मोदी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की इजाज़त दी और 2 साल में इस सड़क का निर्माण पूरा हो गया। काम मुश्किल था क्योंकि इस सड़क के रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और इन्हें काटने के लिए जो मशीनें लगाई गई थीं उन्हें भारतीय सेना के Mi-26 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब चीन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब नेपाल ने इस इलाके पर अपना दावा ठोंक दिया है। लिपुलेख ही वो जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं और ये इलाका हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन नेपाल इसे विवादित मानता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही कालापानी क्षेत्र भी है और इसी इलाके से महाकाली नदी होकर गुजरती है। ये इलाका डोकलाम की तरह है जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं।
डोकलाम में भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं, जबकि कालापानी में भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यानी ये एक ट्राई जंक्शन है। लेकिन इतने वर्षों तक खामोश रहने वाला नेपाल ये सब आखिर क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कि चीन नेपाल को ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। कुछ दिनों पहले भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी इस ओर इशारा किया था कि नेपाल ये सब किसी और देश के इशारे पर कर रहा है। दरअसल नेपाल का आरोप है कि भारत ने 2015 में ब्लॉकेड लगाकर नेपाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। दरअसल इस समय नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन को कम्युनिस्ट पार्टियों से कितना प्यार है ये पूरी दुनिया जानती है। कहा जाता है कि चीन के कहने पर ही नेपाल की 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने हाथ मिलाया और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि चीन केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाकर उनका इस्तेमाल अपने हित में करना चाहता है और नेपाल की तरफ से भारत को मिली धमकी इसी क्विड प्रो क्वो का हिस्सा मानी जा रही है। यानी चीन केपी शर्मा ओली की मदद कर रहा है तो केपी शर्मा ओली चीन के इशारे पर भारत पर दबाव बना रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर नेपाल अपनी बेवजह की जिद पर अड़ा रहा और भारत से टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब के लिए दोनों देशों की तुलना भी देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर आती है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। इसी तरह भारत की जीडीपी तकरीबन 200 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि नेपाल की जीडीपी सिर्फ 2 लाख करोड़। भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1,35,000 रुपए है, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय करीब 80,000 रुपए ही है। भारत नेपाल को 54,300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि नेपाल भारत को सिर्फ 3,558 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। ऐसे में ये बात साफ है कि नेपाल भारत के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन चीन के प्रेशर में आकर नेपाल अब भारत से टकराव की राह पर है, जो आगे चलकर नेपाल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग के बाद अब एसएसबी का बयान भी सामने आया है और एसएसबी के डीजी राजेश चंद्रा ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि नेपाल के सैनिकों ने तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की हैं और इनमें से 10 राउंड फायर हवा में किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में लिया है और उसकी रिहाई के लिए भारत की तरफ से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा डीजी का कहना यह है कि हमने शुरुआती जांच के बाद एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है और एसएसबी की 51वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाल के सरलाही और भारत के सीतामढ़ी जिले के एसपी से बातचीत की है। दोनों एसपी भी संपर्क में हैं और इस मामले की आगे जांच की जाएगी। इसके साथ ही डीजी का यह भी कहना है कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरीके से स्थानीय मामला है जो कि अचानक हुआ। भारत और नेपाल सीमा में आपको बता दूं कि विवाद के कारण रिश्ते इस वक्त तनावपूर्ण हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था और इसके बाद से ही हालात जो है वो तनावपूर्ण है। नेपाल 3 हिस्सों को अपना बता रहा है। भारत के 3 इलाके, जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, इन उत्तराखंड के हिस्सों को नेपाल अपना बता रहा है। हालांकि नेपाल ऐसा क्यों बता रहा है ये भी हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि चीन के दम पर नेपाल इस वक्त उछल रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगौली की संधि होती है और जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया था और इतना ही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने उस वक्त नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत के साल 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों ने इसका इनाम उन्हें दिया और पूरा तराई का जो इलाका था वो नेपाल को वापस कर दिया। तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को दे दिया था। नेपाल मामलों पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी का इस मामले में कहना है कि 1816 के जंग में हार की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी है और इसी का फायदा वहां के राजनीतिक दल लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच इस विवाद में एक दिक्कत यह भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगौली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं। आपको बता दूं कि साल 2015 में नेपाल के संविधान में बदलाव करने पर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए थे। भारत की तरफ से उस वक्त अघोषित नाकेबंदी की गई थी और इस वजह से नेपाल में कई जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो पुराना भरोसा नहीं लौट पाया।
भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था और ऐसे आरोप लगे कि नेपाल ने मधेसियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया है। नेपाल में आपको बता दूं कि जो मधेसी लोग हैं वो भारतीय समुदाय के लोग हैं और इनकी जड़ें बिहार और यूपी से जुड़ी हुई हैं। मधेसियों और भारत के लोगों में रोटी बेटी का साथ है और भारत के नाकेबंदी के बाद भी नेपाल ने अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और नाकेबंदी बिना किसी सफलता के खत्म करनी पड़ी। भारतीय अधिकारियों का कहना यह है कि नेपाल में मधेसियों के साथ भेदभाव के आरोप में काफी हद तक सच्चाई है और नेपाल में सरकारी नौकरियों में पहाड़ी समुदाय का कब्जा है। मधेसियों को पहाड़ी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब आपको बता दूं कि नेपाल में इस वक्त राजनीतिक हालत देखें तो वामपंथियों का दबदबा है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद साल 2015 में वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं और साल 2015 में भारत की नाकेबंदी के बाद उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में जाकर बैठ गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील साइन कर लेती है और इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत नेपाल को दे दी है। दरअसल नेपाल एक जमीन से घिरा हुआ देश है और उसे लगा कि चीन की गोद में जाकर भारत की नाकेबंदी का तोड़ निकाला जा सकता है। चीन ने थियानजिन, शेंजेन, लियानीयुगेंग और सियांजियांग पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति इस वक्त नेपाल को दे रखी है। आलम यह है कि अब नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम में शामिल हो चुका है और चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है और ताजा विवाद के पीछे भी जिस तरीके से जो विवाद इस वक्त चल रहा है 3 जगहों का, और आज जो विवाद हुआ है हालांकि वो स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा है कि ये स्थानीय स्तर पर फायरिंग हुई है, लेकिन जो 3 अलग अलग इलाकों का विवाद चल रहा है उसके पीछे भी चीन पर आरोप लग रहा है। और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी यह संकेत दिए थे कि नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। तो चीन ने अब अपने गेम को नेपाल के जरिए साधना शुरू कर दिया है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ हॉकफीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।